क्योंकि बहरहाल आखिरकार हमें इसी मुल्क में रहना है, कोई ना इस मुल्क से निकाल सकता, ना हम निकलने वाले हैं, और इस मुल्क के इसको बनाने में हमारा रोल रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये समझता हूं कि मुसलमान का भविष्य तो पूरी तरह से महफूज है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की जान है, इस मुल्क की ज़िंदगी है। मुसलमान इस मुल्क में इतना है कि अगर जर्मनी और फ्रांस की आबादी को मिला दिया जाए तो सिर्फ मुसलमान की आबादी उस दोनों मुल्कों की आबादी से ज़्यादा होगी। तो मुसलमान जो है वो किसी तरह से ना कमज़ोर है, ना डरा हुआ है, ना पिछड़ा हुआ है, ना किसी तरह से पीछे जाने को तैयार है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, चैलेंजेस हैं, अंधकार है, लेकिन मेरा मानना है ये अंधकार टेम्परेरी है, ये वक्ती है, ये बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। मुझे विश्वास है इस देश की जनता में, इस देश की आत्मा में, कि वो इस माहौल को बदलेगी और इस अंदाज को बदलेगी। और हम लोग जो है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जिस वक्त अखबार एडिट कर रहा था 80s में, तो ये आंदोलन चला, राम मंदिर का आंदोलन चला, तो उस वक्त मैंने विश्व हिंदू परिषद के सारे लीडरों का इंटरव्यू किया, दाऊ दयाल खन्ना, अशोक सिंघल, कोई लीडर ऐसा नहीं था जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया, जिससे मिला नहीं, जिससे बात नहीं की। तो मेरा मानना यह है कि जिससे आपका विरोध है उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उसके कि जिससे आपकी सहमति है, क्योंकि सहमति वाले से बात करना तो पहले से तय है कि उसने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, एक दूसरे को बैठकर खुश हो लो कि आप भी सहमत हो, मैं भी सहमत हूँ। असल सवाल यह है कि जिससे असहमति है, क्यों असहमति है, क्यों झगड़ा है, क्यों इख्तलाफ है, क्यों दर्द है, क्या तकलीफ है। उसके भी कोई तकलीफ होगी, आपके भी कोई तकलीफ होगी, अपनी तकलीफ उसे बताइए, उसकी जानिए, क्योंकि बहरहाल आखिरकार हमें इसी मुल्क में रहना है, कोई ना इस मुल्क से निकाल सकता, ना हम निकलने वाले हैं, और इस मुल्क के इसको बनाने में हमारा रोल रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस सोच के साथ हमने इसको किया है। और जब सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का होता है तो ये माना जाता है कि हम दरअसल जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। तो अंग्रेज़ी में एक बात है जिसे कहा जाता है व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी। ये बहुत आसान है व्हाट ऑट टू बी, और हिंदुस्तानियों के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस पर बात ना करें व्हाट ऑट टू बी, अगर हम सिस्टमैटिकली और बहुत सोच समझ कर ये सोचें और देखें कि क्या है, तो शायद मुमकिन है कि हम सर जोड़ कर बैठ सकें और सोचें कि जिस 20 करोड़ आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एक है? क्या उसमें क्लास, कास्ट, जेंडर के इश्यूज़ नहीं हैं? क्या वो एक ही रीजन में रहती है? हम जब इतनी बड़ी तादाद के बारे में बात करें तो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधताओं को देखना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में ये विविधता का सवाल आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ज़रूरी है, इसके बरक्स हम बात नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इस सवाल का जवाब हमें दिया जा रहा है, उसमें एक जवाब है जो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल है, यानी सब चंगासी, बिल्कुल सब ठीक है। और दूसरा जवाब रोने पीटने का है कि जब भी मुसलमान की बात होती है तो हम रोना धाड़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो उसके बीच में है। और मुझे उम्मीद है कि इस रियलिटी तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इस संविधान के जरिए। सर 120 सेकंड हो चुके हैं, थैंक यू। आप 2 मिनट और बोल सकते हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, नहीं, मोटे तौर पर तो यही है। एक और चीज़ मैं सिर्फ ये 2 पर्सपेक्टिव हैं जिससे देखा जाता है, और तीसरा पर्सपेक्टिव जो कि ज़्यादा इन विविधताओं को स्टेट वाइज हम कैसे देखते हैं, मुसलमानों को, उनको उनके कास्ट या उनके इकोनॉमिक पिछड़ेपन के तौर पे हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमारी समझ बहुत ख़राब है, बहुत लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ और बात होनी चाहिए। एक छोटा सा काम अभी हम लोगों ने किया है, मेरा ताल्लुक़ CSDS से है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। हम लोग सर्वे करते हैं। मैं और एक बात बता दूं कि सर्वे जो है वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है। सर्वे एक चीज़ को जानने की कोशिश होती है। और पिछले तकरीबन 10 साल के सर्वेज़ की अगर हम बात करें तो एक सवाल हम हिंदुस्तान में, और हमारा जो सैंपल साइज़ होता है वो तकरीबन 30,000 के आसपास होता है, और एक सवाल हम अक्सर पूछते हैं, और वो ये सवाल होता है कि ये हिंदुस्तान किसका है। ये थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल है, थोड़ा उत्तेजना भरा वाला सवाल है, क्योंकि जिस तरह का मीडिया विमर्श हमको दिखाया जाता है, मीडिया के दोस्त माफ़ करेंगे, उससे ये लगता है कि अब दरअसल सब चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में होने वाले हर एक सर्वेक्षण में हमने ये पाया कि 90 से 95% भारत की आबादी, जो हमने सर्वेक्षण में जिन लोगों के साथ किया, वो ये मानती है कि भारत सबका है, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। एक बात।
और दूसरी बात ये, और अगर आप कहें कि भाई ये तो CSDS का सर्वेक्षण है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी जाकर देख सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के साथ में भी हमने एक सर्वेक्षण किया था, एक सर्वे किया था, उसमें भी हमने सवाल पूछा और तकरीबन मोर और लेस यही किस्म का आंकड़ा आता है कि 90% भारतीयों का ये 10% जवाब नहीं देते हैं, 90% भारतीयों का ये मानना है कि भारत सबका है और एक अच्छा हिंदू और एक अच्छा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मज़हबों की इज्जत करें। ये सर्वेक्षण है, जैसे मैंने कहा कि जो सर्वेक्षण के नतीजे होते हैं वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है, उसके ऊपर और जानने की ज़रूरत होती है। तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि जो मीडिया में चलने वाली बातचीत है और जो वास्तविकता है उसमें कहीं कुछ फ़र्क है। अब ये फ़र्क, जैसे मैंने कहा, सर्वे सिर्फ इशारा करता है। अब इस फ़र्क को और आगे जानने के लिए हमें इस तरह के सेमिनार्स की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम एक टॉकेटिव या बोलने वाले समाज से आते हैं, हमें शायद थोड़ा रुकना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम एक 20 करोड़ आबादी की भविष्य की बात कर रहे हैं, तो शायद और अच्छी तरह से उसको समझ पाएँ। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि टॉकेटिव सोसाइटी से आने की वजह से महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी ने हमेशा ये कहा, चुप रहो। और ये पहला सेमिनार है हमारा, ये मैंने 1980s में बनाया था, नई दुनिया नेशनल फोरम। उस वक्त बहुत से सेमिनार किए थे, उसमें बहुत लीडर्स को हमने उस वक्त बुलाया, लेकिन अब जो है इसको हमने रिवाइव किया है। ये पहला सेमिनार है। इसके बाद हमने अभी से तय कर लिया है 22 फरवरी को हम एक सेमिनार कर रहे हैं एजुकेशन पे, और इस सवाल, एक बर्निंग सवाल पे कर रहे हैं कि वाई hate has entered educational institutions, discrimination and hate has entered, and how to resolve it, how to fight it। क्योंकि वो खतरा सिर्फ एक कौम के बच्चों को नहीं है, पूरे मुल्क के लिए। अगर एजुकेशन में जब हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है तो पूरे देश का खतरे में पड़ जाता है भविष्य। तो उसके ऊपर हमने 22 फरवरी को सेमिनार कर रहे हैं। उसके बाद 19 अप्रैल को हम एक और बड़ा सेमिनार करने वाले हैं कि जिसमें हम मीडिया को बुलाएंगे कि रोल ऑफ मीडिया इन मेकिंग अ इंक्लूसिव इंडिया, कि एक ऐसा भारत जिसमें सबको शामिल किया जाए, उसमें मीडिया का क्या रोल है। क्योंकि मीडिया आज डिवाइड करने का रोल, आज जो छोटा भी इख्तलाफ होता है उसको इतना बड़ा कर दीजिए, राई का पहाड़ बनाने का जो काम हो रहा है उससे समाज का और देश का नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें मीडिया की भी दिक्कतें हैं, मीडिया का भी रोल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये आप आज आए हैं, आपको बार बार आना पड़ेगा। आप सबका इस्तकबाल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है बात को आगे हम बढ़ाएंगे। विक्की जी के समर्थन में इस सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं भाई विक्की जी का और यहाँ की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से यहाँ मातृशक्ति बड़े पैमाने पे भाई विक्की जी को आशीर्वाद देने के लिए आई है, इसके लिए मैं मातृशक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको भी जो है अपना जय भीम पेश करता हूँ। आज इस चुनावी सभा में अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि उनका योगदान था, उनका संघर्ष था, और उस योगदान और संघर्ष की वजह से हमें बहुत कुछ मिला। ये देश और इस देश में सब लोगों के लिए सब चीजें आसान नहीं थी। समय समय पर हमारे बीच में जो महान पुरुष जन्मे हैं, उन्होंने संघर्ष करके हमारे लिए रास्ते आसान बनाए। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे थे। ये अच्छी बात है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन खराब बात यह है कि संविधान के जो लक्ष्य थे, संविधान के जो उद्देश्य थे, संविधान के आधार पर जिस समाज की, जिस देश की कल्पना की गई थी, वो अभी तक बना नहीं। जिस दिन वो बन जाएगा उसी दिन संविधानवादियों का और संविधान निर्माताओं का और इस देश की आजादी में बलिदान देने वाले लाखों
वीर सपूतों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी सच्चा नमन होगा जब इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और संविधान के आधार पर देश चलेगा। हालांकि जब हम सुनते हैं तो सर कोई यही कहता है कि देश संविधान के आधार पर चल रहा है, लेकिन ये भौतिक रूप से तो सच है लेकिन प्रैक्टिकल रूप से सच नहीं। क्या इस देश में गरीबी अमीरी की जो खाई थी वो खत्म हो गई है? क्या इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे जो खाई बनी हुई थी वो खत्म हो गई है? क्या इस देश में सभी को रोटी कपड़ा मकान और सम्मान का जीवन मिलने लगा है? क्या इस देश के मजदूरों को, किसान कमेरों को, महिलाओं को भी उसी तरह के हक अधिकार और सम्मान का जीवन मिलने लगा है जो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और पैसे वाले लोगों को मिल रहा है? जब आप इसको धरातल पे जाके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको अचरज होगा कि ये बात झूठ साबित होगी और ऐसा लगेगा कि तस्वीर तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर सब कुछ खोखला है। मैं अपने पार्टी के सम्मानित नेतागणों का भी, भाई हिमांशु जी का और हमारे प्रभारी और तमाम प्रभारियों के साथ सह प्रभारी और जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने यहाँ मेहनत करके इस क्षेत्र को आजाद समाज पार्टी के अनुकूल, आजाद समाज पार्टी के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया है, ये भी सराहनीय है। और विक्की भाई ने तो जिस तरह से पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा की है, चाहे भगवान वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हो, प्रकाश पर्व पे, या किसी सेवा का कोई मामला हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो, कहीं कोई समस्या हो, जिस तरह से सिपाही बन के भाई विक्की जी लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, मुझे गौरव होता है, मुझे गर्व होता है कि ऐसे सिपाही भी यहाँ मौजूद हैं जो बिना किसी पद पे होते हुए आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। सोचिए, जो आज बिना किसी पद पे होते हुए आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, कल अगर उनको मौका मिल गया और वो किसी पद पर पहुंचे तो आप देखिए किस तरह से आपके क्षेत्रों में काम करके दिखाएंगे। मैं ज्यादा अन्य पार्टियों में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर अन्य पार्टियों की बातों में आके आपने अपनी वोट का गलत प्रयोग कर दिया तो आपको पछताना पड़ेगा। दो प्रमुख पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, जो कहती हैं कि हमें मौका दे दो, और एक वो पार्टी जिनको मौका मिला है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं कि अगर आप उनके सच को जानने का प्रयास करोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि वो कितना कोरा झूठ बोलती हैं। एक की सरकार यहाँ भी है और पंजाब में भी